हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थीगण, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के रसायन विज्ञान के पाठ 6 प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन के सभी अति लघु तरीय प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थीगण, आज का हमारा पहला सवाल है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं। तो जैसा कि विद्यार्थीगण हम लोग जानते हैं, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। हमारा दूसरा सवाल है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के नाम लिखें। तो विद्यार्थीगण, ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोतों के नाम इस प्रकार हैं, कोयला एवं पेट्रोलियम। चूँकि कोयला और पेट्रोलियम बहुत समय पहले से ही इसका उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूरण किससे होता है। तो विद्यार्थीगण, ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूरण वर्षा जल के द्वारा होता है। हमारा चौथा प्रश्न है, जल उपलब्धता में गिरावट के क्या कारण हैं। तो जल की उपलब्धता में गिरावट के प्रमुख कारण जो हैं वह जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव है। हमारा पांचवा सवाल है, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस कौन है। तो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हमारा छठा प्रश्न है, पुनर्चालन पर के एक लाभ बताएं। तो पुनर्चालन का एक लाभ यह है कि इसमें नम कचरे को छांटकर कंपोस्ट बनाया जाता है, जिसका उपयोग हम जैविक खाद के रूप में करते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थीगण, कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें उचित ढंग से उनका उपयोग करना चाहिए, ताकि उनकी उपलब्धता आने वाले समय में बनी रहे और विकास का कार्य बाधित ना हो। इसके साथ साथ हमारा वातावरण भी संतुलित बना रहे। अब हम लोग विद्यार्थीगण प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 8, ऊर्जा के दो गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखें। तो ऊर्जा के दो गैर परंपरागत स्रोतों के नाम हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, चिपको आंदोलन का लक्ष्य क्या था। चिपको आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो विद्यार्थीगण, चिपको आंदोलन का लक्ष्य जो था वह वनों की अंधाधुंध कटाई को रोककर वनों का संरक्षण करना और वनों को विनाश से बचाना, अर्थात वनों का संरक्षण करना था। हमारा 10वां सवाल है, आज का 10वां सवाल है, भारत के दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताएं। तो भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सैकड़ों में है। उनमें से दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब विद्यार्थीगण, हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे, दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताएं। तो दो जीवाश्म ईंधन हैं, कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण जैविक अपशिष्टों से हुआ है, इसलिए कोयला एवं पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, रसोई घर के नम कचरों का पुनर्चालन करके क्या बनाया जाता है। तो रसोई घर के नम कचरों का पुनर्चालन करके विद्यार्थीगण उसका कंपोस्ट बनाया जाता है या जैविक खाद बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, जल के कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। तो विद्यार्थीगण, जल के कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के ड्रिप तकनीक यानी बूंद बूंद तकनीक
अपनाई जाती है। इस तकनीक के द्वारा पौधों के जड़ों तक बूंद बूंद करके जल पहुंचाई जाती है, जिससे जल का संरक्षण होता है। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से मनाया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। विद्यार्थीगण, हमारा प्रश्न संख्या 15 है, भूमिगत जल स्तर तक वर्षा जल को पहुंचाने के लिए की गई 2 व्यवस्थाओं के नाम बताएं। तो भूमिगत जल, जिसका उपयोग हम लोग पीने वगैरह में करते हैं, सिंचाई में करते हैं, इस जल का जो स्तर है उसको बनाए रखने के लिए हम 2 व्यवस्था करते हैं। एक का नाम है डगवेल और दूसरे का नाम है बोरवेल। इनकी सहायता से हम भूमिगत जल को जल स्तर तक वर्षा जल को पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? तो विद्यार्थीगण, अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा 3R पर आधारित है। इसमें पहले R का अर्थ है रिड्यूस, यानी वस्तु का कम से कम उपयोग। दूसरे R का अर्थ है रिसाइकिल, यानी पुरानी वस्तुओं का पुनः चक्रण। और तीसरे R का अर्थ है रीयूज, और उन पुरानी वस्तुओं का फिर से उपयोग। इस प्रकार अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा जो है वह 3R पर अवस्थित है। हमारा प्रश्न संख्या 17 है कि प्लास्टिक के थैलों के बदले किस प्रकार के थैले इस्तेमाल की जानी चाहिए? तो विद्यार्थीगण, प्लास्टिक के थैलियों के बदले हमें कपड़ों से बने थैले या जूट से बने थैले या कागज के बने थैले का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, जबकि कपड़ा, कागज और जूट की थैलियाँ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। धन्यवाद।